जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ किसी जजमेंट पर चर्चा नहीं करूंगी, बल्कि उन पहलुओं पर चर्चा करूंगी जो किसी मामले में फैसला आने और जजमेंट आने का कारण बनते हैं। यानी कानूनी जो पेचीदगियां हैं उसको कोई व्यक्ति फेस करता है और सालों पता चला वो जेल में बंद है और न्याय का इंतजार कर रहा है, तो न्याय मिलने में जो बहुत सारा लंबा समय लग जाता है और जो जो उसके पहलू हैं, फैक्टर हैं, जैसे अदालत है, पुलिस है, जेल है, ये सारे पहलू मिल करके कैसे किसी को न्याय दिलाते हैं। और हमारे देश में न्याय में देरी एक बहुत बड़ा कारण हो चुकी है, जिसके कारण आपकी न्यायपालिका के माथे पर भी बल पड़े रहते हैं और एग्जीक्यूटिव यानी प्रधानमंत्री से लेकर के पूरी सरकार भी परेशान रहती है। और सभी इस समय इस जुगत में लगे हुए हैं कि किसी तरह जो मुकदमों का अंबार लगा है अदालतों में, करीब 5 करोड़ मुकदमे हो गए हैं और जो देश की जेलें हैं वो ठसाठस भरी हुई हैं, तो ये सब जल्दी न्याय मिले और व्यवस्था ठीक हो। तो इन सारी चीज़ों को समेटते हुए एक नई रिपोर्ट अभी हाल में जारी हुई है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 की। उसमें इन सारी चीज़ों को टैकल किया गया है, इसका सबका विश्लेषण किया गया है कि आखिर न्याय में इतना लंबा वक्त क्यों लगता है, खामी कहाँ पर है और क्यों है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में जो ये सब चीज़ें बात की गई हैं उसी पर आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे। और हमारे साथ इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वलय सिंह जी हैं। तो आज हम वलय जी से ही बात करेंगे कि आखिर ये कौन से पहलू हैं जिसके कारण न्याय मिलने में इतना लंबा वक्त लगता है। तो वलय जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है और आज आप हमारे दर्शकों को बताइएगा कि आप लोगों ने क्या काम किया है और कैसे ये निष्कर्ष निकाला है कि क्या क्या पहलू हैं जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो आप हमें यही बताइए कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में आपने क्या आकलन किया और ये रिपोर्ट क्या है। नमस्कार माला जी, धन्यवाद हम लोगों को बुलाने के लिए और इन मुद्दों को जगह देने के लिए। अक्सर हम लोग देखते हैं कि न्याय इंसाफ से जुड़ी बातों को जनमानस वो तभी उस पर ज़्यादा ध्यान देता है जब कोई बहुत ख़राब घटना हो जाती है, कोई हिंसक बहुत घटना हो जाती है। लेकिन न्याय व्यवस्था की एफिशिएंसी बहुत ज़रूरी है पूरे देश की प्रगति के लिए और उसकी आर्थिक विकास के लिए भी। तो न्याय व्यवस्था को पूरी तरह से ये रिपोर्ट जो है उसका एक तरह से एक्सरे करती है और उस एक्सरे के अंदर हम लोग पुलिस को कवर करते हैं, अदालतों को, कानूनी सहायता या लीगल एड बोलें, जेलों को और राज्य मानवाधिकार आयोगों को भी एक अलग तरह से हम लोग देखते हैं। हर इस पिलर के अंदर अगर आप इनसे कानूनी व्यवस्था के 4 कोर स्तंभ माने तो इनमें हम कुछ कॉमन थीम्स को भी देखते हैं, जैसे कि क्या आपके बजट काफ़ी हैं, आप उनको इस्तेमाल कर पा रहे हैं, क्या आपके पद कितने दिनों से खाली हैं, उनकी निर्धारित सैंक्शन स्ट्रेंथ भी काफ़ी है कि नहीं, और फिर कार्यभार, वर्कलोड आप जो बता रहे थे माला जी, 5 करोड़ केस तो एक फिगर बन गया है। लेकिन अगर आप देखें तो पर जज पर डे उनके ऊपर सैकड़ों की संख्या में केस लोड रहता है। अगर खासकर हम निचली अदालतों की बात करें या हाई कोर्ट्स की बात करें, पुलिस के ऊपर भी वर्कलोड की समस्या बहुत भारी है। क्योंकि हालांकि हम लोगों में ऐसी धारणा कुछ लोगों में हो सकती है कि हमारे देश में बहुत पुलिस है या पुलिस का बर्ताव अच्छा नहीं है, तो हमें ऐसी पुलिस क्यों चाहिए कि जो ऐसा ही बर्ताव करे। लेकिन हकीकत यह है कि हम लोग दोष सिद्ध शायद नहीं कर पा रहे उस अनुपात में कि हमारे लोगों को न्याय मिल सके। और जहां और भी सिर्फ हर चीज़ में पुलिस की ज़रूरत भी नहीं होती, लेकिन सिविल अगर केसेस को देखें तो आप तो अच्छे से जानते हैं कि सिविल सूट्स में क्या हालत हो जाती है एक याचिकाकर्ता की। हाँ, सिविल सूट तो कहावत ही बन गई है कि बेटा डालता है और पता चला बाबा तक पहुंच गया वो और केस नहीं हो रहा है। तो ये आप सही कह रहे हैं। तो आपकी जो रिपोर्ट है इसके हिसाब से अगर हम अभी फोकस सिर्फ आपराधिक न्याय पर करें कि अपराधों के मामले में, तो न्याय मिलने में देरी के ये सब कारण क्या हैं? इसमें जो व्यवस्था है, न्यायपालिका है, सरकार है और जो पुलिस है, ये सारी चीज़ों की कितनी जवाबदेही और कितना इनके अंदर खामियां हैं जिसके कारण से ये सब देरी होती जा रही है। जी, अगर हम किसी भी सिस्टम को देखें माया जी, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या उस सिस्टम में वो क्षमता है अपना मैंडेट डिलीवर करने की।
तो अगर पुलिस का मैंडेट है कि वो क्राइम्स को पकड़े, रोके और उनकी छानबीन करके उसका ऐसा चार्जशीट बनाए कि दोष सिद्ध हो सके, उसमें प्रोसिक्यूशन का भी रोल आ जाता है। लेकिन हम लोग पुलिस में अगर देखें तो बहुत उसमें रिक्तियां हैं। एवरेज औसतन राष्ट्रीय रिक्ति करीब 20% के आसपास है, और अगर राज्यों में इंडिविजुअली देखेंगे तो ये रिक्ति 30 खाली जो पद है वो 30% और उससे ज़्यादा भी हो जाते हैं। अच्छा, हर जो क्राइम है वो आप भी जानते हैं कि वो हवलदार और कंस्टेबलरी लेवल पे वो लोग उसकी खोज नहीं कर सकते। उसके लिए कम से कम एएसआई, एसआई या इंस्पेक्टर से अबव लेवल होना चाहिए। अफसर रैंकों में तो रिक्तियां और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। कई राज्यों में ये 50% तक हैं। तो आपके अगर 50% पुलिस अफसर के ही पद खाली हैं, और मैं डीएसपी लेवल तक भी नहीं जा रहा, मैं उससे नीचे की ही बात कर रहा हूँ, तो आप लोग तो उस राज्य में बताइए कैसे का छानबीन हो पाएगी क्राइम्स की अच्छी तरीके से, क्योंकि उनके पास तो ट्रेनिंग ही नहीं है जो लोअर रैंक्स हैं। यानी आपका कहना है कि 30% से लेकर के 50% पद पुलिस के खाली हैं, इसलिए सबसे पहली चीज तो यही आ जाती है कि किसी केस अगर क्राइम दर्ज हुआ है तो उसकी जांच के लिए हमारे पास पर्याप्त पुलिस बल ही नहीं है। और अगर हम थोड़ा जाएं पीछे तो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था जिसमें कहा था कि कानून व्यवस्था की पुलिस और मुकदमों की ये जो क्राइम की जांच पड़ताल की पुलिस है वो अलग अलग की जाए, तो अगर हम इसको भी दो खानों में बांट देंगे तो व्यवस्था बहुत ही ज्यादा दयनीय स्थिति पर पहुंच जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल। तो ये एक बड़ा कारण है जिसके कारण से सबसे पहले तो जांच के स्तर पर ही मुकदमा लटका रह जाता है। और कई लोगों की शिकायतें एफआईआर में कन्वर्ट नहीं होती, वो भी हम लोग जानते हैं। और खासकर एक नया चुनौती उभर रही है देश में, वो है साइबर क्राइम्स की, और आप लोग उसको एक बहुत अच्छे से कवर भी करते हैं जागरण में। और ऐसा कहा जाता है कि अगर 100 कंप्लेंट आती हैं साइबर क्राइम की तो उसमें से 2 से लेके 4 भी नहीं एफआईआर बन पाती। क्यों? क्योंकि साइबर क्राइम्स को डील करने की ट्रेनिंग बहुत कम अधिकारियों के पास है, पुलिस के पास है। तो वो उनकी कोशिश रहती है कि वो भी क्या करें, हम लोग एफआईआर बना देंगे तो ये पूरा खुल जाएगा, इसको करना ही पड़ेगा, तो वो भी आपको डिस्करेज करते हैं। यानी आपका कहना है कि केस दर्ज करने में ही पुलिस कोताही करती है पहले स्तर पर कई बार, और अगर केस दर्ज हो गया तो उसके बाद जांच करने के लिए पर्याप्त पुलिस बल ही नहीं है। जी, और हमारा पूरा स्ट्रेस इसी पर है कि क्षमता इन सर्विसेज को देने की जरूरत है। हम सिर्फ उनको दोष नहीं दे सकते। क्या हमने उनको पूरे संसाधन दिए हैं, पूरी आज़ादी दी है, तब हम उनको दोष देना चाहिए। आज क्या हो गया है कि हर चीज़ में हम लोग इन संस्थाओं को दोष देते हैं। तो हमारा ये है कि आप दोष दो, पर दोष के साथ साथ उनके संसाधनों को भी देखो, उनकी जरूरतें देखिए। हाँ। आप अगर 50% पद, 30 से 50% पद कई राज्यों में खाली हैं और पुलिस ही नहीं है तो वो उसकी बियॉन्ड लिमिट हो जाता है कि वो आपको उचित समय से सारी चीजें करके दे या जांच पड़ताल जो है क्राइम की वो समय से हो पाए, ये एक बड़ा कारण हो जाता है। तो ये बात तो आपने पुलिस की बताई। इसके बाद उसके और पहलू भी हैं। अदालत में, अदालत का क्या हाल है आप बताइए। अदालत के पहले अगर मैं एक छोटा सा वो जोड़ देता हूँ, फोरेंसिक। हर क्रिमिनल केस में फोरेंसिक रिपोर्ट अमूमन चाहिए होती है। हाँ, नहीं, अब तो नए कानून में तो हो ही गया, 7 साल से ज्यादा की सजा वाले अपराध जो होंगे उसमें फोरेंसिक जांच मैंडेटरी की गई है नए कानून। बिल्कुल मैम। और आज की डेट में 10,000 पद हैं सैंक्शनड पूरे देश में, उसमें से करीब 4,500 खाली हैं पूरे देश में। बताओ, तो 4.5 मतलब आप इससे ये समझिए कि एक बड़ा हिस्सा जो है पहले ही कम पद हैं। अगर 10,000 हैं इतने बड़े देश में तो ये बहुत कम संख्या है फोरेंसिक एनालिसिस, फोरेंसिक जांच के पदों की, और उसमें भी अगर 4.5 खाली हैं तो निश्चित तौर पर जानिए आपकी कितना काम हो पाएगा। और इसीलिए फिर हम लोग सुनते हैं या तो फोरेंसिक रिपोर्ट आती नहीं है, अगर आप बड़े मतलब पैसे वाले हैं, आपके रसूख है तो आ जाएगी, या फिर पुलिस चाहेगी तो आ जाएगी, या फिर वो नहीं आएगी, या फिर वो गलत सलत आएगी। मतलब फोरेंसिक जो पुलिस भी अपना काम कंप्लीट नहीं कर सकती जब तक कि उसे ये जो दूसरी एजेंसियां इनका सहयोग और इनके संसाधन पूरे ना हो। तो बस मैं यही कहना चाहता था। अदालत के लिए हम लोग बात करें मैम, 150 करोड़ आबादी है और हमारे यहाँ अभी 21,000 जज हैं। 21,000 में सारे जज भी कोर्ट में नहीं बैठे हैं, उसमें से कुछ और भी काम करते हैं, आपको पता है, रजिस्ट्री में होते हैं, कहीं एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं। तो कुल मिला के मुश्किल से मुझे लगता है 18-20 हज़ार भी नहीं होंगे जो एक्चुअल कोर्ट देख रहे हैं, न्याय प्रदान करने वाली प्रणाली में। जी मैम। और
हमारे देश में ये हमारे देश के लोगों को भरोसा है कानून व्यवस्था पे, इसलिए वो अदालतों में जा रहे हैं। उस ज़रूरत को हमें मीट करना है एज पॉलिसी मेकर, एज सरकारें हों, चाहे उच्चतम न्यायालय हो। तो क्या हमें अपने जजेस की संख्या नहीं बढ़ानी चाहिए? अब इन 21,000 जो जजेस हैं, इसका मतलब कि टोटल संख्या है सैंक्शन 25,000, उसमें भी कोई रिक्तियाँ हैं। तो ये जो जजों की संख्या निर्धारित करने के लिए करीब 7-8 अलग अलग फॉर्मूले अलग अलग समय पे लॉ कमीशन, कोई और कमेटी, सुप्रीम कोर्ट ये आगे प्रस्तावित कर चुके हैं कि आप इस किसी भी एक फॉर्मूले से उठा के आप तय तो कर लो आपको कितने जजेस चाहिए। हम लोगों ने 1987 के करीब बोला था कि हर 10 लाख पे 50 जज होने चाहिए। हम लोग आज 18 पे हैं प्रति 10 लाख। तो हम लोग कितना पीछे चल रहे हैं। और जब तक हम कुछ सही में नाटकीय परिवर्तन अगर नहीं करेंगे, तब तक हम लोगों का सिस्टम तो ऑलमोस्ट टूटने की कगार पर है। हम अचीव नहीं कर हम पाएंगे, अचीव नहीं कर पाएंगे, और हम कभी भी इस स्थिति में नहीं आ पाएंगे कि हमारे मुकदमों का ढेर खत्म हो, जी। क्योंकि हमारे पास जब न्यायाधीश ही नहीं है, उधर जांच के लिए पुलिस नहीं है। जी। आपका कहना है कि 25,000 जज अगर है, पूरी कुल स्ट्रेंथ 25,000 है जजों की, और उसमें भी काफ़ी कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में रहते हैं, चीज़ों में रहते हैं, तो इफेक्टिवली अगर 21,000 जज ही काम कर रहे हैं तो वो कैसे इतने मुकदमे कर पाएंगे? नहीं कर और सकते। उसमें भी पद खाली पड़े हुए हैं, जी। उनको भी नहीं भरा जाएगा। अभी आपको याद होगा कुछ साल पहले जो आर्थिक सर्वे आता है, उसमें ये मत्स्य न्याय करके एक चैप्टर दिया गया था। जी, जी, और जी। उसमें ये कहा गया था कि अगर 5 साल में ये सारा मुकदमों का ढेर खत्म करना है तो जो कुल स्ट्रेंथ है उसको पूरा भरा जाए, और इसके अलावा भी जजों के नए पद सृजित किए जाएं, तब हम ये गोल अचीव कर पाएंगे। और अगर हम आपकी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट को देखें तो उसके हिसाब से हमारे मौजूदा पद ही बहुत सारे खाली पड़े हैं, जिसकी वजह से ये गोल हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये आप कह रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा आपने न्यायपालिका पुलिस का तो ये देखा है, अब आप बताइए ढांचागत संसाधन। आपने इस रिपोर्ट में ढांचागत संसाधन यानी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जी। कोर्ट में, पुलिस में, इवन जेलों में भी, जी। उसका भी अध्ययन इस रिपोर्ट में किया हुआ है। जी। तो उसकी स्थिति क्या है देश में हमारे? हम लोग अभी न्यायालय की बात करें तो न्यायालय से ही कर लेते हैं। अभी न्यायालय में अगर देखें तो कोर्ट रूम्स की अभी तो फिलहाल शॉर्ट जो कमी है वो कुछ ही राज्यों में है। हर जज के पास कमरा भी नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि हर जज के पास देश में एक कोर्ट रूम है। और अगर हम लोग सैंक्शन स्टैंड भर देंगे तो कई जजों के पास कमरे भी नहीं होंगे बैठने के। यानी अदालत कक्ष ही नहीं है। आप कह रहे हैं जी। कि जितनी संख्या में जज हैं हमारे पास, उतनी संख्या में अदालत कक्ष नहीं है। जितनी संख्या में मंजूर पद हैं जजों जी मैम, और उनके जजेस के रहने के घर भी कम है। ये तो अभी हाल ही में आपने दिल्ली में आपने भी रिपोर्ट किया था। ऐसे कई राज्यों में 30-30%, 40-40% जजेस के पास घर नहीं है। तो आप सोचिए, अगर आप अपने इतने बड़े पद के जिम्मेदार एक अफसर के लिए आप घर नहीं उपलब्ध करा पा रहे, सरकारी आवास, तो इससे कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का आपको कमी का पता चलता है। उसके अलावा मैं ट्रेनिंग की थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। हम लोग सुनते रहते हैं कि जजेस आजकल जो हैं वो वेल ट्रेंड नहीं हैं। तो ट्रेनिंग पे खर्चा पूरे सिस्टम में, चाहे पुलिस हो चाहे जुडिशरी हो, आप 1% भी मुश्किल से खर्च करते हैं अपने पूरे बजट का। तो अगर कोई बड़ी सी एक कोई कंपनी है, कोई संगठन है, वो अपने कार्डर को, अपनी वर्कफोर्स को ट्रेन करने के लिए तो वो करता रहता है ना इन्वेस्ट। चाहे मीडिया कंपनी भी हो, वो भी आप लोगों को ट्रेनिंग देते होंगे टाइम टू टाइम। कोई नई चीज़ आती होगी टेक्नोलॉजी, तो उसके लिए ट्रेनिंग देते होंगे। हम लोग अपने इन बहुत ही ज़रूरी पदों पे बैठे हुए लोगों को ट्रेन नहीं कर पा रहे हैं, ना ही उस तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम अगर आप देखेंगे तो वो है जेलों में। 130% औसतन राष्ट्रीय ऑक्यूपेंसी यानी कि जेल में लोग हैं। इसका मतलब 100 लोग होना चाहिए तो 130 हैं। 130 है। करीब 100 जेल हैं देश में, जहाँ पे 100 होने चाहिए और 200 लोग हैं। और कई राज्यों में तो ऐसे भी जेल हैं जहाँ 250 से ज़्यादा % ऑक्यूपेंसी है पिछले 3-4 सालों से। तो भारत में हम लोग जेलों में 80% के करीब तो विचाराधीन कैदी हैं। अब इससे क्या पता चलता है कि जो पीड़ित है उसको भी आप नहीं न्याय दिला पा रहे ना एक तरह से,
और जेल में तो वही, हम लोग ये भी जानते हैं कि ऐसी धारणा बन गई, जेल में वही पहुंचता है जिसके पास कुछ नहीं हो, जो हाशिए पे है वही जेल, उसको ही बेल नहीं मिलती, ऐसी एक धारणा बन गई। क्या ये कहना गलत होगा मैम? नहीं, आप सही कह रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि एक तो पीड़ित को न्याय नहीं मिल रहा टाइम से, दूसरे जो आरोपी है, और हमारे कानून का मुख्य सिद्धांत ही यही है कि जब तक कोई दोषी सिद्ध ना हो जाए तब तक उस व्यक्ति को निर्दोष माना जाता है, यानी वो अपराधी नहीं है। तो इस तरीके से जो आरोपी है वो अपने को निर्दोष साबित करने के होने के इंतजार में ही जेल काटता रहता है, और लगभग कई बार पूरी अवधि की जेल वो भुगत चुका होता है। उसके बाद उसके मामले में फैसला आता है और उसका जीवन बर्बाद हो चुका होता है, उसका परिवार पूरी तरह बर्बाद हो जाता है, बर्बाद हो। ऐसे अभी 77% या 75% लोग 100 में से विचाराधीन है, उनका दोष ही सिद्ध नहीं हुआ और आपने उन्हें जेल में रख रखा है। और जो सही में जो क्रिमिनल होगा वो तो बाहर है, तो है ना। और जेल हमारे, अब कोई अंग्रेजी हुकूमत के तो जेल नहीं है, हमारे जेल सुधार गृह हैं। हम लोगों ने पॉलिसी में उनको सुधार गृह कहा। हाँ, यही कॉन्सेप्ट है जेल का जी, कि किसी को ला करके उसको सुधरने का मौका दिया जाए। और उस सुधार फंक्शन की तरफ आपका क्या ध्यान है एक जेल विभाग की तरह से, है ना, देखा जाए तो आप बिल्कुल नहीं, आप तो मतलब 10% लोगों को भी आप रिहैबिलिटेशन या कोई वोकेशनल ट्रेनिंग कोई कुछ आप उन्हें सिखा दीजिए ताकि वो समाज में दोबारा री इंटीग्रेट हो सकें, रिहैबिलिटेट दोबारा उनका फिट हो सके सिस्टम में, उसकी तरफ भी आप नहीं ध्यान दे पा रहे। तो हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि आप सिर्फ जेलों को देखेंगे और कहेंगे कि वहाँ पे जो ओवर क्राउडिंग है कम करो, उससे नहीं होगा। आपको अदालत को भी देखना पड़ेगा, आपको पुलिस को भी देखना पड़ेगा, और क्योंकि जेल तो एक अंतिम पड़ाव है जहाँ पे पूरी न्याय व्यवस्था की कमियां, इवन प्रोसिक्यूशन भी, और प्रोसिक्यूशन लॉयर होता है, प्रोसिक्यूशन पूरा सिस्टम होता है जी, जी, जो मुकदमा लड़ता सरकारी है सरकार वकील की तरफ से, जी, सरकारी वकील और ये सब, तो वो भी सब इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आता है। बिल्कुल मैम। तो आप अगर आप ये कह रहे हैं कि जेलें बहुत भरी हुई हैं और 80% या 75% अंडर ट्रायल जेलों में हैं, और जेल क्षमता से 130%, 150% और कहीं कहीं 200 और 250% भी भरी हुई हैं, तो स्थिति बहुत दयनीय है। तो एक चीज़ और वले जी हम लोग देख रहे हैं आजकल, इसीलिए अदालतों ने, इवन सुप्रीम कोर्ट तक ने ये रवैया एक वो अख्तियार किया है अपना कि अगर हम समय से न्याय नहीं दे पा रहे हैं तो हम क्यों ना एक्यूज को जमानत दे दें। और अभी जो नया कानून लागू हुआ है देश में, उसमें भी यही व्यवस्था की गई है कि अगर कोई व्यक्ति जिस जुर्म में आरोपी है, उस जुर्म में अगर जितनी सजा है उसकी अगर वो एक तिहाई हो गई है, पहले आधी थी शायद, 1/3 भी भुगत लेता है और वो फर्स्ट ऑफेंडर है, यानी पहली बार अपराध में जेल आया है वो, तो उसको जमानत दे दी जाएगी। ये कॉन्सेप्ट लेके चला जा रहा है। तो लेकिन एक सवाल नहीं उठता है आपको कि अभी जो न्यायपालिका का, कानून का, सब चीज का जोर ये है कि जमानत दो आरोपी को अगर न्याय नहीं दे पा रहे हो और फिर मुकदमा चलाओ। लेकिन एक पहलू पीड़ित भी होता है, पीड़ित की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आपको नहीं लगता है कि पीड़ित पीछे, और अगर 5 करोड़ मुकदमे हैं तो 5 करोड़ पीड़ित भी हैं आरोपियों के साथ में, तो पीड़ित पक्ष को कैसे टैकल किया जाना चाहिए? क्या आपने उस पर भी इस रिपोर्ट में कुछ चर्चा, कुछ है आपका? हाँ, तो मैं रिपोर्ट में जो हम लोग जिस तरह से पीड़ित से जुड़ी हुई समस्याओं को देखते हैं उस पर बाद में आता हूँ। पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि 5 करोड़ में तो कुछ तो आपको पता 40-50% सिविल सूट होंगे, तो उनमें तो दोनों ही पीड़ित हैं एक तरह से। हाँ, सिविल सूट में तो दोनों ही पीड़ित हैं। हालांकि हाँ, क्रिमिनल में हम अगर मान के चलते हैं तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पीड़ित के इंसाफ को कैसे आप पहुंचा रहे हो, और हम भी यही कह रहे हैं कि आप अगर पीड़ित की तरफ से देखें, यानी कि किसी एक अपराध का विक्टिम हो कोई, चाहे वो, और खासकर आप इन्हीं को ले लीजिए, महिलाओं के खिलाफ अपराध, इनको ही हम ले लेते हैं, इनमें दोष सिद्ध करने की दर भी बहुत कम है। तो ले दे के एक सिस्टम में आप दोष तो बहुत कम लोगों का सिद्ध कर पाते हैं, और हमें पता है कि हमारे यहाँ जो गरीब है और जो निर्बल है वो ही जेल पहुंच रहा है। तो इसीलिए लोग कह रहे हैं कि अगर आप जेल में आप दोष सिद्ध नहीं कर पा रहे तो उसको बेल पे आप छोड़ो, ताकि उसको कम से कम उसकी आज़ादी जो भी है, उसका परिवार है, उसकी आर्थिक ज़रूरतें हैं, वो उनको पूरा कर सके। नहीं तो आप तो बिना किसी का दोष सिद्ध करे आप उसे दोषी मान के सज़ा क्यों दे रहे हो? ये तो हम लोगों ने, हमारे संविधान बनाने वाले ने, हमारे आज़ादी दिलाने वाले नेताओं ने तो नहीं सोचा होगा ना कि हम लोग कभी दोष नहीं सिद्ध कर पाएंगे तो सबको बिना बेल के जेल में ही रखेंगे।
ये तो नहीं सोचा होगा। अब हम आज कहें कि नहीं, हमारी मजबूरी बन गई है कि हम दोष नहीं सिद्ध कर पाते तो हम बेल भी नहीं देंगे, क्योंकि हमने तो देखा है कि उसी ने अपराध किया है। पर मैम इस तरह से तो हम लोग कई निर्दोषों को भी जेल में है ना, उस तरह से सही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो कॉन्सेप्ट है कानून का, हमारे देश में जो कानून लागू है उसका कॉन्सेप्ट है कि जब तक कोई दोषी साबित नहीं होता तब तक वो निर्दोष होता है। तो अगर इस कॉन्सेप्ट से चले और कोई व्यक्ति एक सर्टेन टाइम तक जेल बिता चुका है और उसका ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसको जमानत दी जानी चाहिए, चाहे उस पर कितनी भी कड़ी शर्तें क्यों ना लगा दी, बिल्कुल, लेकिन उसको जमानत दी जाए और उसका मुकदमा जल्दी से जल्दी निपटाया जाए, ये कोशिश होनी चाहिए। और हमारी रिपोर्ट में हम लोग पीड़ित को, खासकर महिला पीड़ितों को उस तरह से देखते हैं कि जो विधिक सहायता, जो कानूनी सहायता का जो प्रावधान है राष्ट्रीय विधिक सहायता अधिनियम के अंतर्गत, लीगल एड पे हमारा खर्चा मैम प्रति व्यक्ति खर्चा 6 रुपए भी नहीं है पूरे राष्ट्र में औसत। और हमारे राष्ट्र में हमने, आपको सबका पता है कि महिलाओं के खिलाफ क्राइम्स में उन्हें मुआवजा दिया जाता है। कोई अगर सेक्सुअल क्राइम हो जाए या कोई क्राइम हो जाए तो महिलाओं को मुआवजा दिया जाता है, जब तक जजमेंट आने के पहले भी। क्यों ऐसा हम लोगों ने करा है लीगल? तो उसको भी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो जो संख्या है या जो अमाउंट है मुआवजे का वो भी बहुत कम है। तो हम लोग पीड़ित को जस्टिस नहीं दिला पा रहे हैं, ना ही मुआवजे के थ्रू, ना ही एक मुफ्त कानूनी सहायता के थ्रू, और ना ही दोष सिद्ध करने के बाद आरोपी को जेल में भेजने के थ्रू। तो हम लोग इन तीनों फ्रंट पे अभी जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं, और ये हम लोग तभी कर पाएंगे जब हम इसको एक करके देखने की जगह एक पूरे एक सिस्टम प्रणाली की तरह देखेंगे, तभी हम इसको, और इसको संसाधनों से हम लोग इसको भरेंगे पूरी प्रणाली को, तभी हम कुछ थोड़ी प्रोग्रेस कर पाएंगे। समग्रता से देखें तभी हम कर पाएंगे। क्योंकि आप जो कह रहे हैं लीगल एड की बात, तो हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि लीगल एड जो हमारे देश में है लागू, मुफ्त कानूनी सहायता इसको कहते हैं, और उसके लिए बहुत विस्तृत से व्यापक से नियम कानून बने हैं। किसी भी महिला को, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, हर महिला को मुफ्त कानूनी सहायता लेने का अधिकार है इस देश में। जो क्राइम के पीड़ित है या जो विक्टिम है उसको भी, और एक्यूज को भी, दोनों के लिए ये व्यवस्था है। और सबसे बड़ी बात है कि ये अभी इतनी जागरूकता नहीं है और लोगों को मालूम नहीं है कि उनको मिल सकता है। इस तरह से बच्चों को मिलता है और इस तरह से गरीबों के लिए भी मुफ्त कानूनी सहायता है। तो जैसा वल्ले जी बता रहे हैं कि अगर हम पूरी रिपोर्ट में, इन्होंने एनालिसिस किया है अपनी रिपोर्ट में, और उसके हिसाब से अगर एक व्यक्ति पर लीगल एड का खर्चा सिर्फ 6 रुपए आ रहा है औसत, तो इसके हिसाब से ये हम मान के चलते हैं कि पूरे देश में सभी लीगल एड नहीं ले रहे हैं और इसका परसेंटेज कम होगा, लेकिन ये अमाउंट, यानी कि यहाँ बजट बढ़ाने की जरूरत भी बिल्कुल मैम, बिल्कुल। और जिससे कि जिस उद्देश्य से ये चीजें चल रही हैं वो उद्देश्य पूरा हो पाए। वैसे आजकल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारा काम लीगल एड को दे रखा है। ये बेल वगैरह का सारा बनाना, चार्ट बनाना, जेलों की स्थिति, पहले भी उनके पास काम था, तो ये सारा काम वो देख रहे हैं। लेकिन वहां भी पद खाली होंगे निश्चित तौर, वहां भी पद खाली हैं। अब देखिए क्या हुआ कि पैरालीगल वॉलंटियर, एक वॉलंटियर सिस्टम है, जैसे आशा वर्कर होते हैं गांव में, इसी तरह से उनकी संख्या 40% कम हो गई है पिछले 6 सालों में। और उनको, सरकारों को कुछ नहीं देना होता, किसी को 400 रुपए दिहाड़ी, किसी को 800 रुपए, कहीं किसी राज्य में बहुत अगर अमीर राज्य है तो 800 रुपए दिहाड़ी एक दिन के लिए। उनकी संख्या भी आप कम करते जा रहे हो। आपके अपने पूरे देश में जो लीगल एड लॉयर्स हैं वो मुश्किल से 50,000 हैं जो लीगल एड सिस्टम में एम्पैनल्ड है। और अब आ जाती है बात, इसलिए जस्टिस नागारत्ना ने कहा था पिछले साल या कुछ महीनों पहले कि मुफ्त लीगल एड, पुअर लीगल एड का मतलब हो गया है, लीगल एड फॉर पुअर का मतलब हो गया है पुअर लीगल एड, कि ये फ्री वाली जो चीज है ये जरूर बेकार होगी, ऐसी धारणा बन गई है। तो अगर एक व्यक्ति जिसको जरूरत भी है मुफ्त लीगल एड की, वो खुद भी नहीं लेना चाहता, वो सोचता है कि हमको पता चला हम कल को सजा ही खा जाए, हमें क्वालिटी लॉयर नहीं मिला तो हम क्या करेंगे। तो ये भी एक आप कह रहे हैं कि कारण है कि लोग उसको प्रिफर नहीं करते। बिल्कुल, जिसके पास जरा भी संसाधन है वो अपनी पैरवी के लिए अपना निजी वकील रखता है, ताकि उसे ये विश्वास रहे कि उसका मुकदमा ठीक से पैरोकारी हो जाएगी और उसे न्याय मिलेगा। एक विश्वास की भी बात हो रही है। तो हमें आपकी बात से ये लग रहा है
कि जो लीगल एड में जो एम्पैनल लॉयर हैं, जो उनके वकील होते हैं, उनका पारिश्रमिक ज़्यादा बढ़ाया जाना चाहिए, उनकी फीस ज़्यादा बढ़ाई जानी चाहिए ताकि वो इस पर हो। वैसे एक चीज़ है, आपको भी मालूम होगी कि सरकार ने प्रो बोनो के लिए प्रोत्साहित किया है, और अगर किन्हीं वकीलों को आगे जजशिप के लिए कंसीडर किया जाता है तो उन्होंने प्रो बोनो यानी मुफ्त कानूनी सहायता के लिए कितना काम किया है, अब उसका भी लेखा जोखा रखा जाता है, वो अच्छी ताकि ये प्रोत्साहित हो और अच्छे लोग इसमें आए। तो ये शुरू किया गया है, लेकिन ये जो भी चीज़ स्वैच्छिक होती है वो कभी भी कंप्लीट तो हो नहीं सकती है। इसके लिए आपको सरकार को एक व्यवस्था अच्छी एक संस्थागत व्यवस्था बनानी चाहिए, ना कि हम लोगों की अच्छी भावना पर, सद्भावना पर निर्भर करने की जगह एक सिस्टम बनाने की ज़रूरत है। 80% आबादी मुफ्त लीगल एड के लिए अभी एलिजिबल है। अगर आप हर कैटेगरी को मिला लें और उनकी मासिक आय देख लें तो ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है। और तभी भी हमारी स्थिति जो लीगल एड की है वो 1000 करोड़ भी बजट नहीं है मैम लीगल एड का, पूरे सिस्टम का, पूरे देश में नहीं, लीगल एड का पूरे देश में, पूरे देश में। जी, हम लोग 15 स्टेट पर भी होती है, नेशनल पर एक है और फिर स्टेट के बने होते हैं। जी, तो लीगल एड तो वो कितना देंगे, उनके पास अगर 2 ही स्टाफ है, 3 ही स्टाफ है और स्टेट भर में, तो वो कितना कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि जिला अदालतों में एक कक्ष होता है लीगल एड का, और वहाँ बैठे होते हैं जो मुफ्त कानूनी सहायता देते हैं। और ये हम अपने इस कार्यक्रम के जरिए ये बताना चाहते हैं आम पब्लिक को कि अगर कोई ऐसा पीड़ित है जिसके पास कोई पैसा नहीं है मुकदमा लड़ने के लिए, कोई संसाधन नहीं, तो उसको कुछ नहीं करना, जिला अदालत का वो कक्ष ढूंढ लेना है जहां मुफ्त कानूनी सहायता का बोर्ड लगा हो। वहां जाकर के वो अपना दर्द बता सकता, अपनी दिक्कत बता सकता है और मुफ्त में कानूनी सहायता या वकील पा सकता है अगर वो उस कैटेगरी में आता है। जबकि बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए और गरीबों के लिए दूसरी कोई कैटेगरी नहीं है, उनको वैसे भी अधिकार है कि वो मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। जी। तो ये मुफ्त कानूनी कॉन्सेप्ट वाइज बहुत अच्छा है। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा है। और अब उन्होंने काम भी किया, पिछले कुछ वर्षों से इसमें काम भी काफी कुछ हो रहा है, एक्टिव है बहुत। और आप लोगों के प्रयास से हम लोग इस पे बात करते रहेंगे तो ये और जल्दी सुधर सकता है। हाँ, ऐसा हम उम्मीद तो कर रहे हैं। तो एक चीज़ और है, आपकी इस रिपोर्ट में जेलों का बहुत सारी स्थिति की गई। अभी आपको याद होगा कि जब तहव्वुर राणा को वहाँ से प्रत्यार्पित करके लाया गया तो उसने सबसे पहले वहाँ की अदालत में जो अर्जी दी थी तो यही कह दिया था कि भाई वहाँ तो स्थिति बहुत ख़राब है, हमें जेल में रखेंगे, हमें बहुत टॉर्चर करेंगे, वहाँ जेलों की स्थिति ठीक नहीं है। तो जेलों की स्थिति पर हमारी रिपोर्ट में आपने क्या अध्ययन और किया है अंदर तक गहराई से, और वहाँ क्या खामियां पाई हैं आपने? मैम, एक तो ये है कि ये तहव्वुर राणा जैसे और भी लोग हैं, हाँ, जिनको जो नहीं हम अभी तक ला पाए। हाँ। हम नीरव मोदी को नहीं ला पा रहे, हम विजय माल्या को नहीं ला पाए, और हम वो एक और ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने विदेशों की अदालतों में ये दलील दी है कि हिंदुस्तान, भारत के जेल इतनी बुरी अमानवीय स्थिति में है कि मुझे मत भेजो, और वहाँ का जज मान लेता है उस बात को। एक भारतीय होने के नाते हमें इस बात को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। कम से कम अपने देश की छवि ये तो नहीं होना चाहिए कि यहाँ की जेलों में लोगों को ठस ठस के ऐसे भर रखा है कि ये अमानवीय हैं। क्यों कहते हैं वो अमानवीय हैं? वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ करीब 1300 जेल हैं। 1300 जेलों में से आप मान के चलिए अधिकांशतः ओवर क्राउडेड हैं, अपनी क्षमता से ज़्यादा कैदी उसमें भरे हुए हैं। कई जेलों में ये 3 गुना कैदी हैं क्षमता से ज़्यादा। कई जेलों, ऐसे कई जेल, सेंट्रल जेल में, दिल्ली की सेंट्रल जेल हम जानते हैं अपनी क्षमता से करीब 2 गुना, करीब 2 गुना। बम्बई की सेंट्रल जेल भी करीब 2 से ज़्यादा ये है। और ऐसी कई सेंट्रल जेलें, बिहार का भी यही हाल है, यूपी, बंगाल। साउथ में थोड़ा बेहतर है, साउथ में इतनी स्थिति बेहतर नहीं है। लेकिन जब आपके यहाँ क्षमता से ज़्यादा कैदी हो जाते हैं तो आपके जेल के अंदर संसाधनों पर कैदियों में संघर्ष शुरू हो जाता है। हाँ। वो कंबल की बात हो, चाहे वो सोने की जगह की बात हो, चाहे उन्हें शौचालय जाने की बात हो, चाहे पानी यूज़ करने की बात हो, चाहे खाना खाने की बात हो, तो हर जगह फिर एक संघर्ष हो जाता है, बड़ी मछली छोटी में, जंगल राज जैसा। और इसमें अंदर गैंग बन जाते हैं, और फिर हर जगह करप्शन, भ्रष्टाचार है। और ऐसा कई किताबों में लिख चुके हैं पूर्व जेलर, और उनके ऊपर फिल्में भी बन चुकी हैं। तो हम लोगों को समस्या पता है। अब समस्या को सुधारने के लिए एक तो बात क्लियर है
कि हमें अपने जेलों की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। शायद इसीलिए मैंने सुना है कि बम्बई में वो जेल बाहर शिफ्ट कर रहे हैं बम्बई से। शायद दिल्ली में भी एक नई जेल बन रही है, नया बनी भी है, बढ़ाई भी गई है जेलें अपने यहाँ। जी, और सिक्योरिटी की भी प्रॉब्लम हो जाती है। ताबुर राना जैसे लोग ये भी कहते हैं कि इन जेलों में मेरी जान जा सकती है, जैसे कि हमने दिल्ली के हाई प्रोफाइल तिहाड़ में देखा है पिछले साल या उससे पहले, कई सीसीटीवी पे खूनी हत्याएं हुई हैं, संघर्ष हुए हैं, गैंग वॉर हो जाती है। तो पर हम लोगों को जेल को एक सुधार गृह की तरह देख रहे हैं। अगर कहेंगे तो आदर्शवादी वाला बोला जाएगा आपको और मुझे, लेकिन ले दे के अगर जेल में दो तरह के लोग होते हैं, एक जिनके ऊपर मुकदमा चल रहा है और दोष सिद्ध नहीं हुआ, और एक जिन पे दोष सिद्ध हो चुका है, जो सजा भुगत रहे हैं। आज की डेट में हिंदुस्तान में 100 में से 80 कैदी विचाराधीन है, और जो 20% हैं वो आप मान के चल सकते हैं कि उनमें से वो हार्डकोर क्रिमिनल होंगे या उन पे दोष सही में सिद्ध हो चुका है। पर दोनों को ही सुधार की तरफ प्रयास की ज़रूरत है, और जब तक वो इंसान है तब तक उसे मेडिकल अटेंशन भी चाहिए, कुछ ना कुछ तो चाहिए। जेलों में हम लोग देखते हैं समस्या किस तरह की आती है मैम, कि त्वचा की बीमारियाँ, कुछ इन्फेक्शियस डिजीजेस, कई लोगों के लंग्स, अभी विशाखापट्टनम में लंग इन्फेक्शन फैल गया था जेल में, कई कैदी बीमार पड़ गए। तो हम वो भी तो हमारे ही समाज के, हमारे ही नागरिक हैं। तो हमको लगता है कि क्षमता बढ़ाने की ज़रूरत है, और बेल को अरनेश कुमार या और भी जो जजमेंट हैं उनके प्रावधानों को हर जज को अपना जुडिशियल माइंड लगा के देखना चाहिए, जमानत देनी चाहिए। वो वाले जजमेंट में यही कहा गया है कि भाई सबसे पहले आप नोटिस दे करके पूछोगे कि गिरफ्तार करने की भी ज़रूरत है कि नहीं है। वहाँ पर तो कानून यहाँ तक कर दिया गया है कि आप पहले स्टेप पर ही रोक दीजिए। अगर गिरफ्तारी की बहुत ज़रूरत नहीं है और जो आरोपी है वो जांच में सहयोग कर रहा है, तो फिर उसको सहयोग से उससे जांच पूरी करो, आप उसको गिरफ्तार मत करो, ताकि वो अंडर ट्रायल की संख्या ना बढ़े। ये छोटे मोटे अपराधों में जो लोग हैं जिनकी 7 साल से, अरनेश कुमार में शायद 7 साल से कम की सजा वाले जुर्म के आरोपियों के बारे में ये कहा गया है कि, और सुप्रीम कोर्ट का इसके बाद भी 2-3 जजमेंट आए हैं कि इसको रिलीजियसली, यानी हर तरह से इसको फॉलो किया जाना चाहिए इस जजमेंट को, ताकि अननेसेसरी कोई जेल में ना बंद हो और वहाँ पर बहुत ज़्यादा जेलों में कंजेशन ना हो। अच्छा, आपकी इस रिपोर्ट में पुलिस पर भी काफ़ी आपने शोध किया है, और हमारी पुलिसिंग के क्षेत्र में किस तरह के सुधार की गुंजाइश है या ज़रूरत है, इस पर क्या कहा है हमारी रिपोर्ट में आपने? मैम, पुलिसिंग में देखिए, पहले तो सवाल ये उठता है कि हम अपने दर्शकों से भी पूछना चाहेंगे कि आप अपनी पुलिस का परफॉर्मेंस कैसे आंकेंगे। या तो आपको ऐसी फीलिंग हो, आपको ऐसा अनुभव हो कि हाँ, हमारा मोहल्ला, हमारा शहर, हमारा राज्य ये एक सुरक्षित होने की भावना देता है। हम लोग पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस तुरंत रिस्पॉन्ड करती है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, और पुलिस हमारी समस्या को निस्तारण करने की प्रयास करती है, बिना ये देखे कि मैंने कौन हूँ और मेरी जाति क्या है या मेरा धर्म क्या है या मेरी हैसियत क्या है। अगर हम लोग, ये तो एक आकलन हो सकता है, क्या ऐसा है? ये हम अपने दर्शकों पे छोड़ सकते हैं। दूसरा ये है कि जैसे आपने कहा था कि एक है लॉ एंड ऑर्डर और दूसरा है इन्वेस्टिगेशन। ये जो अलग अलग विंग हैं, इनको अलग अलग राज्यों ने, आई थिंक पेपर पे तो ज़्यादातर राज्यों ने कर दिया है, पर अभी भी अपराध अन्वेषण का जो विभाग है हर पुलिस में, उसकी क्षमताएं कम हैं। उनके पास उतने अधिकारी नहीं हैं जो अपराध का अन्वेषण कर सकें, और उनके पास वो उस तरह के बजट और ट्रेनिंग भी नहीं है कि वो उसको अच्छे से हर तरह के अपराध का अन्वेषण और उसकी चार्जशीट प्रॉपर बना सकें, तो एक अदालत में वो जो टिक जाए, जो वहाँ पे वो पास हो जाए जज के सवालों को या डिफेंस के सवालों को। तीसरा ये हम देख सकते हैं कि क्या हमारी पुलिस हमारे समाज की विविधता को प्रतिबिंबित करती है, तो उस रिफ्लेक्ट करती है। तो हम देखें मैम, अगर हमारे यहाँ करीब 20 लाख पुलिसकर्मी हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं कि ये भी कम हुए हैं, ज़्यादा होने चाहिए। पद भी हाँ, ये 20 लाख हैं, हमें ज़्यादा होना चाहिए भाई। हम लोग 150 करोड़ टच कर रहे हैं। इस 20 लाख में मैम मुश्किल से 2 लाख महिलाएं हैं, और सब जानते हैं पूरे विश्व संसार में आधी आबादी महिलाओं की है भाई, है ना।
तो हमारे यहाँ तो मुश्किल से 10% भी नहीं है महिलाएं पुलिस में। तो मैं तो हमारी रिपोर्ट के हिसाब से बोलूँगा तो बाकी चीज़ें तो हैं ही, और उन पर हम लोगों को गुणात्मक सुधार की बहुत ज़रूरत है। लेकिन क्षमता के लेंस से अगर देखें तो सबसे पहले तो हमें महिलाओं की भर्ती एकदम बढ़ानी पड़ेगी पुलिस में, और ख़ासकर पुलिस अफसरों में। पूरे देश के इस 20 लाख पुलिस में मात्र 24,000 महिला अफसर हैं, जो कि अफसर का मतलब हो गया ASI से लेके IPS तक। सिर्फ 24,000, IPS सिर्फ 900 के करीब हैं महिला पुलिस के। तो आप समझ लीजिए कि जो 90% महिलाएं हैं वो हवलदारों वाली रैंक में हैं। तो आपने उनको, वो ठीक है, मैं अच्छा है, हर जगह होना चाहिए, पर उन्हें किसी एक अदृश्य ग्लास सीलिंग की वजह से आप कहीं ऐसा तो नहीं कि सब आप निचली रैंकों पे ही रख रहे हैं। तो हम बिना जाति और धर्म की विविधता में जाते हुए भी अगर देखें तो हमें अपनी सबसे बड़ी अपनी पुलिस को महिलाओं का उसमें भागीदारी बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। बहुत ज़रूरत है। और जब ये भी देखा जाए तो कानून भी है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार ऑर्डर किया है कि हर थाने में एक महिला डेस्क होनी चाहिए। अब महिला डेस्क पर भी कम से कम 2 महिलाएं बैठी होनी चाहिए, एक से तो नहीं चल सकता। बिल्कुल, गृह मंत्रालय ने कहा है, गृह मंत्रालय ने कहा है। इसके अलावा जब कोई महिलाओं से जुड़े अपराध की जांच होती है या किसी महिला आरोपी को अरेस्टिंग की बात होती है, गिरफ्तारी की, तो भी महिला पुलिस जाएगी। जहां पर कहीं धरना प्रदर्शन हो रहा, कहीं महिलाएं भी हैं तो महिला पुलिस लगेगी। तो इस सब हिसाब से हमारी जनसंख्या के अनुपात में जो है महिलाओं की भागीदारी पुलिस में बहुत कम है, आप कह रहे हैं, और इसको तत्काल प्रभाव से बढ़ाना चाहिए। तभी हमारी बेटियां, हमारी बहनें या हमारी महिलाएं वो सेफ फील करेंगी बाहर जाने में, नौकरी करने में। हमारा जो महिलाओं का लेबर फोर्स में जो प्रतिभागिता है वो भी तो नहीं बढ़ पा रही है। वो भी नहीं बढ़ पा रही, आप सही कह रहे हैं। हाँ। वैसे कई राज्यों ने ये किया है कि उन्होंने अपने यहाँ पुलिस में 33% आरक्षण महिलाओं को दिया हुआ है। आई थिंक बिहार में है, बिहार अच्छा कर रहा है इस बारे में जी। तो लेकिन ये एक बड़ी चीज आपकी ये एक बड़ी चीज है। दूसरा, बजट और पुलिस का भी कम है। पुलिस की ट्रेनिंग में आप 100 रुपए में से 1 रुपए भी नहीं दे रहे हैं अधिकांश राज्य। इसका नतीजा क्या होता है कि ठीक है, उन्हें ड्रिलिंग करना आता है, उन्हें फिजिकल एक्सरसाइज आती है वगैरह वगैरह, उनकी फिटनेस अच्छी होगी, लेकिन उन्हें नए तरह के जो क्राइम से रिलेटेड चुनौतियां हैं, क्या उन्हें क्या उन्हें एक वैज्ञानिक रूप से क्राइम सीन को निपटना, वहाँ के साक्ष्यों को इकट्ठा करना, उस तरह से सोचना, उसकी ट्रेनिंग के लिए क्या है कि आपके पास संसाधन नहीं है, ट्रेनर नहीं है। तो आपने पुलिस में बहुत सारे लोग आपको जरूर दिख रहे हैं, लेकिन क्या वो पुलिस का काम कर पा रहे हैं जी? कि पुलिस की जो जांच की क्षमता है जी मैम, उसके लिए पर्याप्त प्रशिक्षण की जरूरत है, जो नहीं है अभी हमारे पास। और हम क्यों कह रहे हैं ये, हम ये नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं ये दोष आपका सिद्ध करने का जो रेट है वो कह रहा है ये बात, इसीलिए हम हम प्रूव नहीं कर पाते हैं अपराध। और आजकल आपने देखा होगा कई बार, जैसे ईडी वगैरह के आजकल चल रहा है, तो जिस पार्टी के लोग ज्यादा वो बनते आरोपी, वो यही कहते हैं कि आप प्रूफ तो कर नहीं पाते, आप सबको जेल में डालते हैं। और कई सीनियर अधिकारी कहते हैं कि अगर आप हमारी पुलिस को अच्छा चाहते हैं, राज्य की पुलिस को, तो आप हमें CBI जैसे संसाधन दो और हम आपको दिखाएंगे कि हम लोग कितना अच्छा काम कर सकते हैं। अब देखिए CBI का सिस्टम आपको मालूम है, CBI के पास बहुत संसाधन है, बहुत ट्रेनिंग है, और दोषी को जेल भेजना तो पुलिस का काम नहीं है, ये तो हम नहीं कह रहे, लेकिन दोषी के खिलाफ एक बढ़िया सा चार्जशीट, सारे साक्ष्यों को रखना, ये तो पुलिस का काम है। और यहाँ भी हम देखते हैं कि अदालतें कई केसों में बोलती हैं कि या तो साक्ष्य पूर्ण नहीं थे या दोष सिद्ध नहीं कर पाए। हाँ, जांच नहीं अच्छे से की, ये पुलिस ने क्राइम की जांच अच्छे से नहीं की। तो सबसे बड़ी चिंता ये भी है कि क्राइम की जांच के लिए सक्षम पुलिस बनाने के लिए उसको अच्छा प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि वो नए तरीके के, जैसे साइबर अपराध आ रहे हैं या और भी नए तरह के अपराध होते जाते हैं, उनसे निपटने की क्षमता उनमें आए, उनकी जांच परख की क्षमता उनमें आए। ये आप कह रहे हैं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और अभी ट्रेनिंग पर आपकी रिपोर्ट, जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है, उसके हिसाब से पुलिस में ट्रेनिंग पर हमें कितना खर्च कर रहे हैं? 1 से 2%। 1 से 2% पुलिस प्रशिक्षण पर। और यही स्थिति आप कह रहे हैं कि न्यायपालिका में भी? हाँ, न्यायपालिका में भी अमूमन इतनी ही स्थिति है।
तो जब हम किसी चीज को अपने उसको ट्रेंड करने में ध्यान नहीं देंगे तो हम आगे उसके रिजल्ट भी अच्छे नहीं पाएंगे। बिल्कुल, गुणवत्तापूर्ण रिजल्ट पाना है तो हमको प्रशिक्षण पर भी ध्यान देना होगा। ये इस रिपोर्ट में काफी अच्छे से उभर करके आया है, बिल्कुल, जिस पे ध्यान देने की जरूरत है। तो अच्छा, आपकी रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों की क्या रैंकिंग है? क्योंकि आपकी रिपोर्ट में जो न्याय देने का सिस्टम है पूरा, पुलिस, जेल, अदालतें, इन सब का अध्ययन किया गया है और राज्यवार उसकी रैंकिंग की गई है। मुख्यतः आपकी रिपोर्ट जो है ये इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर पर राज्यवार रैंकिंग की है और उसमें पूरे देश के राज्यों की रैंकिंग है, उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों की भी है। तो क्या आप बताएंगे कि आप रैंकिंग कैसे करते हैं इसमें, और उस रैंकिंग में कौन से राज्य आगे हैं, कौन से पीछे हैं? जी, हमारी रैंकिंग जो है वो मैम करीब 100 मानकों पे, 100 इंडिकेटर्स पे आधारित है। हर राज्य के 25 राज्यों को हम लोग रैंक करते हैं 2 अलग समूह में, 1 करोड़ से ज़्यादा वाले एक समूह में आबादी और 1 करोड़ से कम वाले एक समूह में। हर राज्य को हम कुछ कॉमन थीम्स पे रैंक करते हैं, मानव संसाधन, बजट, इंफ्रास्ट्रक्चर, कार्यभार, वर्कलोड, डाइवर्सिटी और ट्रेंड्स। मतलब कि आपका एक समय काल के ऊपर आपका क्या परफॉर्मेंस था कुछ मानकों पे। हर राज्य का आंकड़ा हम सरकारी सोर्सेज से लेते हैं जी। हमारा कोई डेटा प्राइवेट डेटा नहीं है, सब कुछ सरकारी आंकड़े हैं। हर राज्य को उसी के ही बेंचमार्क्स पे या उसने जो अपने लिए तय किया है उस पर ही आंका जाता है। ये भी समझने की जरूरत है कि हम केरल और उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल सब एक ही समूह में हैं, लेकिन हम सबको उनके ही हिसाब से रैंक कर रहे हैं। तो अगर बिहार ने अपने लिए 33% रखा है, महिलाओं के लिए 30%, तो बिहार को हम देख रहे हैं कि तुम 30% से कितना दूर हो, और हम केरल को देख रहे हैं तुम 15% से कितना दूर हो, और हम सबको फिर नॉर्मलाइज कर देते हैं एक स्केल पर और फिर हम रैंक करते हैं। तो हमारी रैंकिंग उस तरह से बहुत ही फेयर है, सबके लिए समान है जी। अब रैंकिंग में हम ये देख रहे हैं कि मैम उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है आबादी के हिसाब से, और कई छोटे मोटे राज्यों को मिला लें तो भी बड़ा होता है। उत्तर प्रदेश में पिछले 8-10 सालों में न्याय व्यवस्था पर बजट काफ़ी बढ़ा है। अच्छा, बजट काफ़ी बढ़ा है, लेकिन चूंकि उसका स्टार्टिंग पॉइंट लो था, अच्छा, उसके लिए अभी सुधार उसमें होने की और भी बहुत ज़रूरत है और बहुत स्कोप है। तो उत्तर प्रदेश हमारा एक इम्प्रूवमेंट या सुधार का स्कोर कार्ड भी होता है इस रैंकिंग। उस सुधार के स्कोर कार्ड में उत्तर प्रदेश काफ़ी अच्छा कर रहा है, लेकिन चूंकि आप इतने बड़े हो, आपकी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं, आपको इसलिए अभी भी आप जो दे रहे हैं संसाधन वो काफ़ी नहीं है, आपको और संसाधन देना है, और निर्धारित एक फ्रीक्वेंसी पे आपको रिक्रूटमेंट करना है, भर्तियां करनी है हर जगह, पुलिस में भी, जुडिशरी में भी। जुडिशरी में तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के हम लोग जानते हैं क्या स्थिति है, सबसे ज़्यादा केसेस हैं और सबसे ज़्यादा समय तक पेंडिंग भी रहते हैं, और उसके लिए किसी एक संस्था को दोष नहीं देना चाहिए, लेकिन जुडिशरी क्योंकि कस्टोडियन है पूरी न्याय व्यवस्था की, हम लोग मानते हैं, इसलिए जुडिशरी को ही इसमें ध्यान देना पड़ेगा, जजों की संख्या बढ़ाएं और सिस्टम्स को चेंज करें। बिहार ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है, खासकर महिलाओं की भागीदारी, और वो आपको भी पता है कि वो बिहार ने एक समग्रता से देखा है महिलाओं का, चाहे वो स्कूलों में बच्चियों को पढ़ाना हो, चाहे नौकरियां देना हो, चाहे पढ़ाई एजुकेशन करवाना हो। तो बिहार ने, तो इसलिए वो पुलिस में भी दिखता है कि बिहार का महिलाओं का प्रतिशत पुलिस में करीब 22% के हिसाब पहुँच गया है, जो देश में सबसे ज़्यादा है। लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, मानते ही नहीं है कि बिहार में महिला पुलिस इतनी है, पर ऐसा है। बिहार ने बहुत इम्प्रूव, बिहार ने महिलाओं के उसमें बहुत इम्प्रूव किया है। बंगाल और बिहार और उत्तर प्रदेश ये हमेशा निचले या इन पायदानों पे पाए जाते हैं। कहने का मतलब इनमें सुधार की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। और बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश। ये जो हमारे जो हिंदी भाषी राज्य हैं वो हम लोग देखते हैं कि कहीं मध्यम लेवल पे हैं, मध्यम या निम्नतम लेवल पे हैं। और हम लोग देखते हैं कि साउथ, दक्षिण भारतीय और कुछ महाराष्ट्र, गुजरात, ये लोग थोड़ा सा अच्छा कर रहे हैं अपने हिसाब से हमारी रैंकिंग में। पर हमारी रैंकिंग का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आप अपने आप से कंपटीशन करें और एक दूसरे को देखें कि वहाँ पे क्या अच्छा हो रहा है, तो हम अपने यहाँ भी कैसे सुधार ला सकते हैं। क्योंकि हमें ये देखने की ज़रूरत है कि
देश की न्याय व्यवस्था किसी एक राज्य को अच्छा करने से नहीं अच्छी होगी। वो हमें समग्रता से देखना है। हमारी न्याय व्यवस्था या कि कानून का राज, ये हमारी आर्थिक विकास की एक तरह से एक अदृश्य हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है। हम लोग ये जानते हैं कि इंडस्ट्रीज और निवेश वहीं ज़्यादा होता है जहाँ कर उद्योगपति को लगता है कि मेरा ये निवेश सुरक्षित रहेगा। न्याय व्यवस्था जनरली कैसी है उस राज्य की, तो ये सब हमें इसको पूरी तरह से देखना है, ना कि सिर्फ ये कि यहाँ पे पुलिस ज़्यादा स्ट्रिक्ट है या यहाँ पे ज़्यादा डेथ पेनल्टी मिलती है, ऐसे नहीं देख रहे हैं। ऐसे नहीं देख सकते हैं। आपका कहना है कि इसको देश की प्रगति के लिए भी न्याय व्यवस्था जो है वो अच्छी होने की ज़रूरत होती है। हमारी सारी चीज़ें जब अच्छी होंगी तभी बाहर का निवेश आएगा या कोई आकर के, क्योंकि अगर यहाँ पर आया और वो कहीं मुकदमेबाजी में फंस गया और उसको पता है कि ये मुकदमेबाजी एक तरह से अंतहीन मुकदमेबाजी हो जाएगी, तो ये देश की आर्थिक प्रगति के लिए भी खराब है। और इसीलिए सरकार भी अब जो व्यवस्थाएं कर रही है, तो आपने देखा होगा आर्बिट्रेशन को, जो अदर देन कोर्ट है, कोर्ट के बाहर की जो सुलह समझौता है आर्बिट्रेशन, उसको बढ़ावा देने के ऊपर विचार किया जाए। जी, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट ये कोर्ट ने सरकार ने पहल करी है। हाँ, अब तो कानून भी वो पूरा बन गया है। और इवन अब सरकार का जो प्रयास है और इवन न्यायपालिका का भी जो प्रयास है वो ये है कि अपने देश को भी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन हब बनाया जाए। जैसे अभी आपने देखा होगा सिंगापुर में है और वो है, तो यहाँ भी इस तरह से किया जाए। तो एक सोच में बदलाव लाया जा रहा है ताकि हमारा जो व्यापार है और आर्थिक स्थिति है देश की वो ना खराब हो। अच्छा, आपका वलय जी, आपकी रिपोर्ट में महिलाओं पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है और अपनी सरकार का भी, जो आजकल हमारे यहाँ जो सरकार वर्तमान सरकार है, इस सरकार का भी जोर महिलाओं को आगे बढ़ाने और उनके लिए दिया गया। तो ये रिपोर्ट जो बता रही है वो अदालत मतलब न्यायपालिका में महिलाओं की स्थिति के बारे में आप क्या रिपोर्ट कहती है? जी मैम, धारणाएं बदली हैं पिछले, आपने खुद देखा होगा अपने जीवन काल में कि महिलाओं का नौकरी करने के प्रति जो एक रवैया होता था समाज का, वो बदल गया है। तो हम लोग देख रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में या लोअर जुडिशरी में, निचली अदालतों में महिलाओं का भागीदारी एकदम काफ़ी स्पीड से बढ़ रहा है। तेजी से बढ़ रही है। 33% महिलाएं हैं औसतन। कई राज्यों में 40% जज निचली अदालतों में महिलाएं हैं। अभी वो जूनियर लेवल पे हैं सबसे, लेकिन आने वाले सालों में वही सीनियर बनेंगी और वही उनमें से ही कुछ ऊपर हाई कोर्ट जाएंगी। लेकिन अभी हाई कोर्ट में देखा जाए तो करीब करीब मुश्किल से 15% महिला जज हैं और सुप्रीम कोर्ट में तो ये सिंगल डिजिट में एक ही हैं, कुछ 2-4 महिला जज हैं। तो अभी भी ये एक जो पूरा पेशा है वकालत का और जजेस का, ये एक पुरुषों का इसमें डोमिनेंस है, उनका पूरी सत्ता पुरुष की चल रही है। इसको कैसे बदला जाए? इसको इसलिए क्या हाई कोर्ट में हम लोग कैसे जो भी जजेस इंडक्ट होते हैं कॉलेजियम के थ्रू, क्या उसमें हमें देखने की ज़रूरत है कि कुछ महिला जजेस को संस्थागत रूप से आप उनके आने का एक कुछ प्रावधान बनाइए। इस पे मत छोड़िए कि जो आज की जूनियर जज है वो 15 साल बाद 25 साल बाद उनमें से कुछ आएंगी। हमें क्यों इंतज़ार करना है? आप तो आज फैसला लीजिए और आप ले सकते हैं फैसला, मुझको ऐसा लगता है। हमारी रिपोर्ट महिलाओं पे इसलिए ध्यान देती है क्योंकि महिलाएं आधी आबादी हैं, उन्हें आधा मिलना चाहिए हर चीज़ का। तो वो आपके हिसाब से नहीं हो रहा है, तो न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी और बढ़ाए जाने की जरूरत है, आपको लगता है? क्योंकि अभी जो उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति है या हाई कोर्ट में भी, तो 25% तो नीचे वाले आते हैं। यही लॉ है, वहाँ रूल है। और कुछ डायरेक्ट भर्ती के भी होते हैं जो वकील से जज बनाए जाते हैं। तो आपका कहना है कि वो नीचे वाले जो आ रहे हैं वहां पर भी ये देखा जाए कि जेंडर इक्वलिटी है कि नहीं है, उसका बढ़ाया जाए। और इसके अलावा जो डायरेक्ट रिक्रूट करके आ रहे हैं वकीलों से न्यायाधीश बनाए जाते हैं, उसमें भी इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन एक चीज़ बताइए वलय जी, अभी हाल का एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है बहुत महत्वपूर्ण। अब न्यायाधीशों की भर्ती की बात चल रही है, तो मुझे लग रहा है मैं आपसे उस पर भी एक सवाल क्यों ना कर लूँ।
तो उसमें ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो निचले स्तर पर जजेस की भर्ती होती है, ये सिविल जज जूनियर डिवीज़न और सीनियर डिवीज़न वाले की बात हम लोग कर रहे हैं, तो उसमें अब की बार कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि सीधे भर्ती नहीं होगी, 3 साल का वकालत का एक्सपीरियंस लेना होगा पहले, उसके बाद जजशिप के एग्ज़ाम में बैठा जाएगा। तो ये जो शर्त है ये पूरी न्यायपालिका में भर्ती को कितना प्रभावित करेगी और महिलाओं के लिए विशेष रूप से ये कैसे प्रभावित होगी, इसका क्या असर आप देखते हैं हो जाएगा? मैम, जिसको हम लोग दो नज़रिए से देख सकते हैं। एक तो ये बात सही है कि ऐसी वकीलों को भी ऐसा लगता है, ऐसी धारणा बन गई है कि आजकल जो न्यायाधीश हैं उनकी समझ उतनी नहीं है, क्योंकि ये लोग एकदम कॉलेज के बाद लॉ करने के बाद जज बन जाते हैं। हमारा कहना सिर्फ इतना ही है, आपके पास ट्रेनिंग देने की पूरी आपके पास आज़ादी है, आप क्यों नहीं इनको अच्छी ट्रेनिंग देते, फिर इनको आप अप्रेंटिस या कि इनको आप जोड़ दीजिए किसी प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज के साथ या और 2 डिस्ट्रिक्ट जजेस के साथ। आप इनसे 2 साल तक आप इनसे जजिंग मत करवाइए या आप इनको एडजुडिकेशन मत करवाइए, आप इनको सिखवाइए काम। ये एक तरीका भी हो सकता है। दूसरा, ये मेरा मानना है, व्यक्तिगत मानना है कि 3 साल में तो कोई व्यक्ति बहुत अनुभव नहीं पालेगा। अगर कल उसने लॉ कॉलेज पास आउट करा, 3 साल वो कुछ करेंगी और वो 3 साल में बहुत परिपक्व तो नहीं बन जाएंगी। तो ये आपको करना था तो या तो फिर 10 साल करना था या 5 साल से कम ज़्यादा करना था। यानी आपका ये मानना है कि इससे कोई गुणात्मक कोई सुधार नहीं आने वाला है, और इससे बल्कि एक ये बाधा सी हो गई, बिल्कुल ये बाधा हो डायरेक्ट आने के लिए, ये आप कह रहे हैं जी। तो आपसे वलय जी हमको बहुत सारी जानकारियां मिली हैं और हमारे दर्शकों को भी बहुत सारी चीज़ें पता चली होंगी। और सबसे बड़ी बात है, जो आप लोगों ने रिपोर्ट तैयार की है इंडिया जस्टिस की, उसने जो हमसे सवाल जो चीज़ें निकाली हुई हैं कि अगर इन चीज़ों को हम पूरा कर लें, सबसे पहली चीज़ है कि हम पुलिस में, न्यायपालिका में, इसमें सब में जो खाली पद हैं उनको भरा जाए। दूसरी चीज़ है कि हम प्रशिक्षण पर बहुत ध्यान दें, प्रशिक्षण की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, उसको हम पूरा करें और हम ढांचागत संसाधन बढ़ाएं, तो हम शायद जो ये मुकदमों का ढेर है और त्वरित न्याय का जो गोल है उसको हम प्राप्त कर पाएंगे। तो देखते हैं अब इस सब चीज़ को, जब रिपोर्ट आगे आ गई है तो सरकार कितना ध्यान देती है और कितना इस पर सुधार होता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय निकाला और हमारे दर्शकों को इतनी चीज़ें बताई। तो आज बस इतना ही। फिर कोई ऐसा ही कुछ अच्छा रिपोर्ट आएगी, कुछ चीज़ें आएंगी तो हम फिर आपके साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद।